अध्याय 151 परिणाम। बेनथाइन के ऊपर का आकाश कभी नहीं सोया। रात में भी लाखों एयर कार, शटल और अन्य वाहन डोरम महानगर के ऊपर अदृश्य गलियों में घूमते रहे। वेस ने प्लानिटरी गार्ड बेस के बीच में एक कार्यालय में व्यस्त यातायात को देखा। इस तरह मैंने अपने पहले कार्य की कल्पना नहीं की थी। रेला ने अपनी पीठ खुजाते हुए बुदबुदाया। जब रेलगन का हमला बमुश्किल छूटा तो उसकी पीठ मलबे से धंस गई थी। सौभाग्य से गार्ड चिकित्सकों ने आसानी से उसके घावों का इलाज किया, हालांकि वे अभी भी नरक की तरह चुभ रहे थे। आपने कितने दुश्मन बना लिए हैं, यहाँ तक कि वेस को भी नहीं पता था। उसे अब भी यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि कोई वास्तव में किसी मामूली अपराध के कारण उसे मारना चाहता होगा। निस्संदेह जो बात उसे मामूली लगी, वह हमले की व्यवस्था करने वाले के लिए इतनी छोटी नहीं हो सकती। हालांकि इस प्रयास में स्पष्ट रूप से बहुत बदनाम बेंटहेम लिबरेशन मूवमेंट शामिल था, लेकिन उन्होंने पाया कि अकेले विद्रोहियों पर दोष मढ़ना थोड़ा अधिक परिष्कृत था। हमें अब से कुछ सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने होंगे, मेलकोर ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। गार्ड ड्यूटी हमेशा एक जोखिम भरा कार्य रहा है, लेकिन हमें जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है वे सभी कारणों से परे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उचित पारिश्रमिक देना सुनिश्चित करूंगा। मेरी नौकरी में तुम्हें घाटा नहीं होगा। वेस अपने चचेरे भाइयों को डराना नहीं चाहता था। वह पहले से ही उनकी अभिव्यक्ति में संदेह देख सकता था। जब तक वे पर्याप्त मुआवजे की पेशकश करता है, तब तक वे कटौती नहीं करेंगे और भागेंगे नहीं। वह अपनी गलतियों से भी पीछे नहीं हटते थे। हमने सबसे बड़ी गलती यह की है कि हम अपने उपकरण साथ नहीं लाए हैं। हर किसी ने यह मान लिया था कि हम केवल कुछ समय के लिए बेनथाइम पर रुकेंगे, इसलिए हमने उन्हें क्लाउडी कर्टेन पर भेजने के लिए उनके कंटेनरों में छोड़ दिया। मैंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह सबसे कारगर विकल्प था, क्योंकि मुझे बेनथाइम में केवल एक दिन रुकने की उम्मीद थी। यदि आप घनी आबादी वाले क्षेत्र में मशीन चलाना चाहते हैं तो आपको परमिट की आवश्यकता होगी। आजकल इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। वे रिट्सबर्ग में बेहद दुर्लभ हैं और मुझे यहाँ बेनथाइम में किसी अलग की उम्मीद नहीं है, मेलकोर ने बताया। कोई भी एक ही मशीन से पूरे मोहल्ले को समतल कर सकता है। वेस ने नीचे सड़कों पर देखा और केवल एक दर्जन या उससे भी अधिक मेघ देखे। उनमें से अधिकांश ने काले और नीले गार्ड रंगों को स्पोर्ट किया। बाकी लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक रफ्तार के साथ चलते समय कॉरपोरेट रंगों का इस्तेमाल किया। मुझे इसका उत्तर मिल गया। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। मेलिंडा मुस्कुराते हुए लाउंज में दाखिल हुई। रेला के अलावा सभी के बाल एक जैसे ही थे जो उन्हें लार्किंसन के रूप में चिन्हित करते थे। वह वेस के पास गई और उसे एक डेटा पैड सौंपा। यह क्या है? आपके दादाजी का उपहार। जैसे ही मुझे पता चला कि आपने कितनी परेशानी पैदा की है, मैंने उससे संपर्क किया। उसने वेस को ऐसे देखा मानो वह कोई अपराधी हो। यह अच्छी बात है कि वह आपकी मदद करने को तैयार है। बेनथीम कुछ लागतों को कवर करेगा। प्रभावित व्यवसाय जिस भी बीमा के अंतर्गत आते हैं वह दूसरे हिस्से को कवर करेगा। बाकी का कंधा दादाजी संभालेंगे। लार्किंसन ने अपने अनुयायियों के साथ गोदाम और भंडारण यार्ड पर एक नंबर बनाया। हालांकि प्लानिटरी गार्ड ने घोषणा की कि वे अत्यधिक आत्मरक्षा में काम कर रहे थे, फिर भी उनके हाथ में क्षतिग्रस्त सामान होने से नाराज व्यवसायियों द्वारा उन पर मुकदमा दायर करने की संभावना बनी रही। वेस ने डेटा पैड पर आधिकारिक दस्तावेज पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें प्रतिबंधित मेकेस्कॉट के साथ बेनथाइम के अधिकांश हिस्सों में यात्रा करने का परमिट मिला है। वह केवल एक मशीन को नियोजित कर सकता था और उसे लोड आउट के सख्त दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र में फ्लेमेथ्रोवर ले जाना मुसीबत मोल लेना था। परमिट एक समय पर उपहार के रूप में आया। यह बेहद मददगार है। क्या तुमने मेरे लिए प्रतिज्ञा की?
मेलिंडा। हाँ। उसने सिर हिलाया और लकी को चारों ओर देखा। उसने निराश दिखने वाली बिल्ली को देखा और उसकी क्षतिग्रस्त सतह को सहलाने के लिए नीचे झुकी। सच कहूं तो प्लानिटरी गार्ड के पास अभी बहुत कमी है और जब भी आप यात्रा के लिए आते हैं तो हम आप पर नजर रखने के लिए जनशक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। हालांकि मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। लार्किंसंस नाम काफी अच्छा है। इसे लार्किंसन के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि कुछ प्रतिद्वंद्वी परिवारों ने अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर दिया। लार्किंसन ने कई सौ वर्षों तक कभी भी अत्यधिक कार्य नहीं किया। ठीक है। अगली बार जब मैं इस ग्रह पर जाऊंगा तो इस परमिट का उपयोग अवश्य करूंगा। पूछताछ कैसी चल रही है? मेलिंडा की मुस्कुराहट भ्रूभंग में बदल गई। हमेशा की तरह कठिन। बीएलएम के जमीनी घटक में बड़े पैमाने पर छोटे अपराधी और निराश श्रमिक शामिल हैं। मुझे संदेह है कि वे 10 से अधिक की गिनती कर सकते हैं। जब तक हमें उनके स्थान प्राप्त हुए, मुट्ठी भर कैडर पहले ही अपने भूमिगत ठिकानों से भाग चुके थे। बीएलएम ने कम आय वाले श्रमिकों के बड़े समूह से अपनी रैंक प्राप्त की। उन्होंने कड़ी मेहनत की और केवल नामात्र की कमाई की। जब विद्रोही प्रचारकों ने बताया कि ब्राइट रिपब्लिक ने ग्रह के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया, तो कार्यकर्ता आसानी से अपनी मानसिकता पर आ गए। भाड़े के सैनिकों के बारे में क्या? उनका गियर बहुत अधिक परिष्कृत है। यह एक मृत अंत है। वे रहे हत्या मशीनों में वातानुकूलित। उनके मिशन का विवरण भौतिक रूप से उनके दिमाग से साफ कर दिया गया है। वे संभवतः अंधेरे भाड़े के सैनिक हैं जिनका अपहरण कर लिया गया है और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अपराधी मोहरा बना दिया गया है। अंत में प्लानिटरी गार्ड को कुछ नहीं मिला। पूरे मामले को बेंटहेम लिबरेशन मूवमेंट द्वारा अपहरण और हत्या के असफल प्रयास के रूप में खारिज कर दिया गया था। क्या हम अब जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मेलिंडा? जरूर। जाने से पहले अपना गियर पुनः प्राप्त करना ना भूलें। एक और बात चचेरे भाई, क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां से मैं एक अच्छी पिस्तौल खरीद सकूं? हर कोई वेस की ओर मुड़ा। रेला उस पर हंसी। क्या आप वाकई बंदूक से खेलना चाहते हैं? जबकि मेलिंडा, रेला और मेलकोर को पैदल सेना के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इन क्षेत्रों में उनके मेक पायलट प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं आई। मेक पायलटों को अपने मेक से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने शरीर को आकार में रखना था और अपने युद्ध कौशल को अपनी मांसपेशियों की स्मृति में उकेरना था। मैं किसी विशेषज्ञ की बंदूक की तलाश में नहीं हूँ। वेस ने अपने हाथ उठाते हुए उत्तर दिया जैसे कि वह एक शरारती बच्चा था जो शटल लेकर आनंद की सवारी करना चाहता था। मैं बस कुछ ऐसा चाहता हूं जो मेरे जैसे नौसिखिया के हाथों में भूमिका निभा सके। जबकि वेस ने मशीनी डिजाइन का अध्ययन करते समय कुछ आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन वे खुद को विशेषज्ञ नहीं कह सका। एक कुशल निशानेबाज बनने के लिए प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि कुछ दर्जन घंटों के अभ्यास ने उन्हें एक कमांडो बना दिया। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने अपनी छाती को हथेली से थपथपाया। आपको क्या लगता है आप किससे बात कर रहे हैं? मैं एक मेक डिजाइनर हूँ। हम। मेलिंडा ने अपनी ठुडी को अपनी उंगली से थपथपाया। आपको ओल्ड जिमी का दौरा करना चाहिए। यह एक उत्तम स्थान है जो अपने ग्राहकों के लिए उनके हथियार तैयार करता है। वे स्मार्ट बंदूकें भी पेश करते हैं जो लक्ष्य सहायता जैसी कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। जब तक कोई आपकी बंदूक को हैक नहीं कर लेता, तब तक आप जाने के लिए तैयार हैं। एकमात्र समस्या यह है कि किसी ऑर्डर को पूरा करने में उन्हें कई सप्ताह लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यह जगह उसके लिए उपयुक्त है, हालांकि उसके पास इंतजार करने के लिए समय की कमी थी। मैं अभी के लिए एक सामान्य हथियार से समझौता करूंगा। सभी लोग चले गए और नीचे चले गए। उन्होंने अपने कॉमरेड और हथियार वापस ले लिए और मिच की एक जोड़ी की निगरानी में स्पेसपोर्ट के लिए रवाना हो गए।
वेस को लग रहा था कि प्लेनेटरी गार्ड उसे जाते हुए देखकर खुश है। उन्होंने क्लाउडी कर्टेन तक तत्काल जाने के लिए अतिरिक्त भुगतान किया। लार्किंसंस को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शटल लेने और अपने परिवहन में सवार होने से पहले अभी भी एक होटल में रात बितानी पड़ी। 3 दिन बाद आखिरकार बादल छा गए। जैसे ही उनका शटल ग्रामीण ग्रह के पुराने और जर्जर अंतरिक्ष यान पर उतरा, वेस अपने ग्रह की हवा में गहरी सांस ली। मेरा प्यारा घर, मैं अंततः काम पर वापस लौट सकता हूँ। आशा है कि हमने अधिकांश पागलपन को पीछे छोड़ दिया है, रेला ने टिप्पणी की। हालांकि उसने ओरेनोको की दयनीय क्षितिज पर तुरंत व्यंग्य किया। उम्मीद है कि इस जगह पर कुछ मनोरंजन मिलेगा। इसके विपरीत मेलकोर ने अपनी सतर्कता बनाए रखी। उसके नीले छज्जे ने स्पेसपोर्ट के हर कोने को बड़े करीने से स्कैन किया। यह जगह 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी सुरक्षा एक अद्यतन का उपयोग कर सकती है। क्या हमें इस ग्रह पर किसी से सावधान रहने की जरूरत है? इस सवाल पर वेस का चेहरा बिगड़ गया। कुछ स्थानीय राजनेता मेरे साथ मतभेद रखते हैं। वे बीएलएम जितने शक्तिशाली और बेईमान नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बुरी खबर है। उनके पास क्लाउडी कर्टेन में एक मशीन चलाने की अनुमति नहीं थी, हालांकि शायद ही किसी ने इसके लिए पूछने की जहमत उठाई। वाल्टर्स व्हेलर्स अक्सर बिना परमिट के अपने में का प्रदर्शन करते थे, जबकि वे इसको स्थानीय कानूनों की अनदेखी करने और अपने चचेरे भाइयों से अपने सामान खुलवाने का प्रलोभन था। वे अपने दुश्मनों को और अधिक गोला बारूद नहीं देना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने साया लाबलन से एक प्रबलित शटल किराए पर लेकर समझौता किया। वेस ने शेष यात्रा यह समझाते हुए बिताई कि उसने व्हाइट डव्स और ग्रीन्स के बारे में क्या सीखा और उन्हें किस चीज से सावधान रहना चाहिए। सबसे बढ़कर उन्होंने वाल्टर्स व्हेलर्स के साथ अपने संबंधों पर जोर दिया। क्या आपको डर नहीं लगता कि एक दिन वे उस हाथ को काट लेंगे जो उन्हें खाना खिलाता है? मेलकोरास्क ने अपनी आवाज में चेतावनी देते हुए पूछा। इस तरह के गिरोह आमतौर पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते। एक बार जब वे गिर जाते हैं, तो उनके संरक्षक भी उनके साथ गिर जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार इस तरह के लोगों से मेलजोल रखना पसंद नहीं करता। यह रिट्सबर्ग नहीं है। लार्किंसंस का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। हो सकता है व्हेलर्स के साथ मेरी बहुत समानता न हो, लेकिन हमारी कुछ रुचियां समान हैं। यह उनकी ईमानदारी पर भरोसा करने के लिए काफी है। हालांकि मेलकोर को यह एक बुरा विचार लगा, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बहस नहीं की। वेस ने अब शो चलाया। जब तक वे एक परिणाम भुगतने को तैयार है, वे सभी बुरे निर्णय ले सकता है। एक बार जब वे उसकी कार्यशाला में पहुंचे, तो सभी ने राहत की सांस ली। उनकी कार्यशाला की मजबूत दीवारें, खतरनाक बुर्ज और अत्याधुनिक सुरक्षा बॉट ने निश्चित रूप से उनके चचेरे भाइयों को प्रभावित किया। इस सेटअप की लागत काफी अधिक होगी। पहरा देने के लिए एक मेज को नियुक्त करने जितना नहीं। आप दोनों इसके प्रभारी होंगे। अब जब वे अपने घर लौट आए हैं, तो वेस ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं करता कि आप सतर्क रहेंगे कई बार, लेकिन आपको आपात स्थिति से निपटने के लिए कम से कम एक मैच में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आप दोनों को विवरण स्वयं व्यवस्थित करने दूंगा। पिछले हमले से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि वेस को बहुत वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ा। वह कम से कम मेलकोर पर भरोसा कर सकता था कि वह अपने काम को गंभीरता से लेने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होगा। चूंकि वे दोनों बाजों की तरह रेला पर नजर रख रहे थे, इसलिए वह अपने पैर भी नहीं खींच पा रही थी। कोई भी घर। कार्लोस जल्दी आ गया। जब से वे रिट्सबर्ग के लिए रवाना हुआ, उसके दोस्त की दाढ़ी बढ़ गई। इससे वह थोड़ा अधिक परिपक्व दिखने लगा। हालांकि वे इसको नए रूप की आदत डालनी पड़ी। आइए मैं आपको अपने चचेरे भाइयों से मिलवाता हूँ। वे दोनों योग्य मेक पायलट हैं और उम्मीद है कि वे अपने मेक के साथ गश्त करेंगे। ओह, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उसका निर्माणकर्ता मुस्कुराया और हाथ मिलाया।
उन्होंने थोड़ा बड़बड़ाया, लेकिन उन्हें पता चला कि मशीनरी के प्रति उनकी रुचि के अलावा उनमें कोई समानता नहीं है। इसके बजाय वह अपने नियोक्ता के पास वापस चला गया। बॉस, मैंने यह किया। आपके जाने के बाद मैंने कड़ी मेहनत की और अपनी सफलता दर को 99% तक बढ़ाने में कामयाब रहा। ये तो अच्छी खबर है। अनुपात ने वेस को राहत दी। कार्लोस ढीला नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने मेक ब्रोकर के साथ पहले ही व्यवस्था कर ली है। अब से आप सिल्वर लेबल मार्क के ऑर्डर को पूरा करने के प्रभारी होंगे। फिलहाल मैं आपके काम की बारीकी से निगरानी करूंगा। एक बार जब कार्लोस ने अपनी काबिलियत साबित कर दी, तो वेस ने उसे एक अति सुरक्षात्मक मां की तरह अपने कंधे पर सवार हुए बिना काम करने देने का इरादा किया। उनके पास देखभाल करने के लिए अपनी स्वयं की परियोजनाएं थीं, जिनमें से सबसे तात्कालिक परियोजना काफी समय से उनके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे उसके चचेरे भाई धीरे धीरे बसने लगे, वेस ने अपने कागजी काम निपटाने शुरू कर दिए। उन्होंने कैल्सी को मिलने के लिए बुलाया। यदि वे स्वयं स्थानीय सरकार से संपर्क करता तो वे स्वयं को मूर्ख बनाने के लिए बाध्य था। कैल्सी को मेक परमिट के लिए आवेदन करने और निगम को पंजीकृत करने में निश्चित रूप से मदद करने में सक्षम होना चाहिए। मैं शाम को जमीनी कार्य तैयार करूंगा। वह अपने कोम पर चेक की। अच्छा, ठीक है, कल मिलते हैं। अध्याय 152 मेक्स का आकर्षण। वेस ने अगली सुबह कैल्सी से मुलाकात की और बहुत सारे व्यवसाय पर चर्चा की। उसने अपना अधिकांश प्रयास मेक परमिट के लिए आवेदन करने की तैयारी में बिताया। किसी निजी व्यक्ति के लिए ऐसी चीज प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने अपना व्यवसाय स्थापित किया, वे ढीले प्रावधानों का लाभ उठाने में सक्षम हो जाएगा। जहां तक उनके व्यवसाय को पंजीकृत करने की बात है, उनके परिवार के वकीलों ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है। स्थानीय मानक का अनुपालन करने के लिए कैल्सी को केवल इसे तैयार करना था और कुछ डेटा को पुनर्व्यवस्थित करना था। ब्राइट रिपब्लिक में एक निगम शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय राजनेता भी बहुत अधिक नहीं हो सकते। उसने अपने नियोक्ता को समझाया। क्लाउडी कर्टेन ग्रामीण गृहों में अपेक्षाकृत दुर्लभ है, क्योंकि यह ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। अधिकांश अविकसित ग्रह अधिक वाणिज्य को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। वह ठीक है। मैं न तो किसी एहसान की उम्मीद करता हूँ और न ही मुझे किसी की जरूरत है। जब तक हमें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, मैं संतुष्ट हूँ। जब उसने फाइलिंग और पंजीकरण को संभालने का वादा किया, तो वे एक पेचीदा विषय की ओर मुड़ गए। प्लानिटरी असेंबली का सत्र फिर से शुरू होने के साथ कर सुधार विधेयक वेस के लिए एक खतरनाक खतरा बन गया। यदि व्हाइट डव्स और ग्रीन्स लिविंग में कॉरपोरेशन जैसे व्यवसायों पर अत्यधिक मांगे थोपने में सफल हो गए, तो वेस को अपनी संपत्ति स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विधानसभा सदस्य कार के व्यापार में व्यस्त हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ खेलने के इच्छुक लोगों के लिए और भी अधिक छूटें जोड़ी हैं। विपक्ष अभी बहुत बिखरा हुआ है। जो भी बाहर रह गया है उसका क्लाउडी कर्टेन की अर्थव्यवस्था के लिए कोई महत्व नहीं है। कैल्सी नियमित रूप से अपनी टिप्पणियों की रिपोर्ट करती थी, इसलिए वे इसको इसके बारे में पहले से ही पता था। इसलिए एकजुट होने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। हम उनके नेटवर्क का हिस्सा नहीं हैं। इससे उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि राजनेताओं ने उनके साथ कीड़ों जैसा व्यवहार किया। जब वे अपनी नीतियां बनाते थे तो उन्हें उनकी राय को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। खैर, देर सबेर वे उन्हें दिखा ही देगा। गठबंधन कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर दोगुना काम कर रहा है। वे एक मानार्थ विधेयक का मसौदा भी तैयार कर रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कृषि चिंताओं के साथ साथ कंसोर्टियम को भी सब्सिडी देगा। आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन इसे पारित करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन ब्राइट रिपब्लिक आतंकी हमलों और आसन युद्ध में व्यस्त होने के कारण आत्मसंवर्धन का एक छोटा सा मामला वास्तव में उनके रडार पर नहीं आता है। उन्होंने वास्तव में सबसे अच्छा समय चुना।
खुद पर आतंकी हमले का प्रत्यक्ष अनुभव होने से वेस को पता चल गया था कि गणतंत्र अपने अंत पर है। बीएलएम पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें भारी मात्रा में जनशक्ति लगानी पड़ी। वेस ने अपनी हथेली उसकी ओर कर दी। मैं समझता हूं कि आप एक योजना पर काम कर रहे हैं। चलो इसे सुनते हैं। मैं खुद अपना दिमाग लगा रहा हूं लेकिन मुझे गठबंधन को रोकने का कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने अपने सीधे सुनहरे बालों को घुमाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। आप शहर में ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं, है न? यदि मैं अपनी कार्यशाला में छिपा नहीं रहता तो मैं अक्सर ग्रह से बाहर रहता हूँ। तो फिर आप नहीं हैं आज की भावना से अवगत। यदि आप फ्रेसलिन की सड़कों पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक प्रकार की स्थानीय हस्ती बन गए हैं, खासकर युवाओं के बीच। हालांकि वास्तव में कोई नहीं जानता कि मेक डिजाइनर वास्तव में क्या करते हैं, लेकिन इससे यह नहीं बदलेगा कि आप क्लाउडी कर्टेन के पहले मेक निर्माता हैं। आपके भौतिक उपकरण जनता के लिए अप्राप्य हो सकते हैं, लेकिन आपके आभासी उपकरण ने काफी धूम मचा दी है। उनकी वर्चुअल मशीन की बिक्री वास्तव में हाल ही में बढ़ी है, हालांकि इतनी नहीं कि उन्हें बहुत सारी डीपी मिल सके। उनके लोकप्रिय सितारा यंग ब्लड ने उन्हें डीपी प्रदान करना बंद कर दिया, जबकि उनके अन्य डिजाइन मामूली रूप से अधिक बिके। फिर भी यह नहीं बदला कि अधिक शक्तिशाली लोगों ने उसके यंत्रों का संचालन किया। कैल्सी के अनुसार उनकी ब्रांड पहचान इस हद तक बढ़ गई थी कि सड़कों पर कम से कम आधे लोग उनका नाम जानते थे। उसने अपनी कहानी जारी रखी। एक बार जब मैंने यह सुनना शुरू किया कि मेरे साथी छात्र आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे मन में अचानक एक विचार आया। आजकल हम किस तरह के युग में जी रहे हैं? यह मेक्स का युग है। वेस ने अपना चेहरा खुजलाया। आपने काफी विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिया है, इसलिए आप बिना किसी समस्या के मेज के साथ अपना करियर बनाने में सक्षम हैं। बाकी के बारे में क्या? क्या आप जानते हैं कि स्थानीय युवा मेज की कितनी पूजा करते हैं? हर कोई मेकअप फैन है। हालांकि एक से ज्यादा लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के जूनियर एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्हें अक्सर ग्रह से बाहर जाने या अपने पायलटिंग करियर को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। क्लाउडी कर्टेन ने केवल कुछ मुट्ठी भर जमीनी स्तर की अकादमियों की मेजबानी की, जो केवल सीमित पाठ्यक्रम की पेशकश करती थीं। यदि विशेषज्ञ एक योग्य मेक पायलट बनने के बिंदु पर अपने कौशल को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें अधिक उन्नत एकेडमी में भाग लेने के लिए अक्सर एक अलग ग्रह की यात्रा करनी पड़ती है। हर कोई ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। धीरे धीरे वेस को उसकी बात समझ में आने लगी। तुम्हें क्या मतलब है? क्लाउडी कर्टेन में मेरा अचानक प्रवेश एक जीवंत मंच दृश्य का पूर्वाभास है। एक एकल मेक निर्माता एक नवजात मेक समुदाय के केंद्रीय नोड के रूप में कार्य कर सकता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए सभी मंच प्रशंसकों को मेरा आभारी होना चाहिए। क्या आप जानते हैं युवाओं के बीच कौन सा संगठन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है? यह वास्तव में वेलर्स हैं। वे शहर में एकमात्र गेम हैं जिसमें बहुत सारे गेम हैं। वे स्थानीय लोगों के बीच भी बड़े पैमाने पर भर्ती करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं खोया है, भले ही उन्होंने वर्षों तक खुद को परेशान किया हो। वे हमारे अपने लोकनायक हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही राजनेता उनसे घृणा करते हों, फिर भी वे उन्हें भगाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले, वे उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं हरा सकते थे क्योंकि वेलर्स के पास बहुत सारे मेक थे, भले ही उनकी गुणवत्ता वांछित न हो। दूसरा, वेलर्स वास्तव में ग्रीन्स, व्हाइट डव्स और पायनियर्स की तुलना में अधिक लोकप्रिय थे। क्लाउडी कर्टेनर्स आमतौर पर राजनीति से कभी परेशान नहीं होते क्योंकि यह बेहद उबाऊ है। इसके विपरीत, वाल्टर के वेलर्स ने लगातार मैच के साथ अपने कारनामों का प्रदर्शन किया। वेस को स्वीकार करना पड़ा कि मिस्टर वाल्टर ने इतना भड़कीला बनकर बहुत चतुराई से काम लिया। तो आपको लगता है कि हमें वेलर्स जैसी ही रणनीति अपनानी चाहिए? यह बहुत महंगा लगता है।
भले ही अधिकांश लोग जानते हों कि वे अस्तित्व में है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। इस जागरूकता को कार्य में बदलने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक प्रचार अभियान आसानी से अरबों क्रेडिट में चल सकता है। फिर भी कैल्सी ने अपनी आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान बरकरार रखी और उसे एक डेटा पैड दिया जिसमें उसकी योजना की रूपरेखा दी गई थी। वेस ने तुरंत दस्तावेजों पर नजर डाली। इसमें 2 महत्वाकांक्षी प्रस्ताव शामिल थे जो उन सड़े हुए राजनेताओं पर बाजी पलट सकते थे जो उन्हें दूर भगाना चाहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी रूपरेखा सत्तारूढ़ गठबंधन पर ऊपर और नीचे दोनों ओर से दबाव डालने का आह्वान करती है। किसी एक दिशा का दबाव उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अगर उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना होगा तो उन्हें दबाव महसूस होने लगेगा। मैं देख रहा हूं कि आपकी पहली योजना गेमिंग केंद्रों के साथ साझेदारी करने की मांग करती है। सर्वोत्तम मैक सिम चलाने के लिए पोटेशियर्स को एक बेहद महंगे सिम्युलेटर पॉड का उपयोग करना पड़ता था। गेमिंग केंद्रों ने शक्तिशाली लोगों को कर्ज का बोझ डाले बिना अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान किया। अधिकांश स्थानीय गेमिंग केंद्र वास्तव में स्थापित मनोरंजन कंपनियों की फ्रेंचाइजी थे। सही, उसने सिर हिलाया। इस समय सबसे लोकप्रिय गेम आयरन स्पिरिट है। इससे पता चलता है कि यह गेम सेंटर संचालकों को व्यापक विशेषाधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने परीक्षण उपकरणों के रूप में प्रत्येक स्टार स्तर पर कुछ मुट्ठी भर उपकरणों को नामित करने का अधिकार है। पायलट उन्हें बिना किसी सीमा के आजमाने में सक्षम है, भले ही उन्होंने उन्हें खरीदा न हो। युवाओं के लिए एक अपरिहार्य व्यक्ति बनने का यह एक शानदार तरीका है। ऑपरेटरों के बारे में क्या वे ऐसी व्यवस्था से सहमत होंगे? कैल्सी झुक गई और उसने एक परिशिष्ट बुलाया। मैंने ओरेनोको और फ्रेजलैंड के सभी खेल केंद्रों को पहले ही कॉल कर दिया है। उनमें से लगभग 1/3 आपके यंग ब्लड को एक प्रचार तंत्र के रूप में रखने के इच्छुक हैं। जहां तक दूसरों की बात है, उन्हें यह निर्णय लेने की अनुमति नहीं है अपने आप। फिर भी अगर वे देखते हैं कि आपके मॉडलों को बढ़ावा देने वाले गेम सेंटर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वे अपना मन बदलना शुरू कर सकते हैं। उनकी पहल वास्तव में एक स्वागत योग्य आश्चर्य के रूप में सामने आई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने सारे खेल केंद्रों पर आवाज उठाएगी। इतने सारे ऑपरेटरों को प्रचारित करने में बहुत समय खर्च हुआ होगा। यदि यह सच है, तो हम एक शानदार शुरुआत कर रहे हैं। फिर भी इसका अपने आप में कोई खास मतलब नहीं है। ओह, हमें अभी भी प्रचार अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन अगर हम खेल केंद्रों तक अपनी पहुंच सीमित कर दें तो इसमें ज्यादा लागत नहीं आएगी। एक बार जब आप अपने प्रशंसकों को बताएंगे कि कुछ दुष्ट पीठ में छुरा घूमने वाले राजनेता आपको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे अपनी माँ और पिताजी के सामने रोएंगे। एक बार जब यह घटना एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है, तो वयस्क शांत नहीं बैठ सकते। आखिरकार उनमें से अधिकांश भी मैचेस की सराहना करते हैं। क्लाउडी कर्टेन पर सबसे लोकप्रिय प्रसारण में मच गेम्स शामिल थे। लगभग 1/4 आबादी नियमित रूप से लाइव मैच देखती है। हालांकि योजना अभी भी कुछ बिंदुओं पर अस्पष्ट लग रही थी, बेस ने योजना को मंजूरी दे दी। उन्होंने कैल्सी को पहियों में ग्रीस लगाने के लिए सीमित मात्रा में धनराशि निकालने की अनुमति दी। उन्होंने उसे एक प्रचार अभियान बनाने का काम भी सौंपा। उसका इरादा मार्केटिंग की पढ़ाई करने वाले अपने दोस्तों पर काम छोड़ने का था। यदि योजना के पहले सिरे का उद्देश्य जनता पर प्रहार करना था, तो दूसरे सिरे का उद्देश्य निश्चित रूप से कुछ बड़ा करना था। जैसे ही वेस ने दस्तावेजों का दूसरा सेट पढ़ा, उसकी भौहें चिंता से ऊपर उठ गईं। आप वास्तव में रिपब्लिकन कमिश्नर को याचिका देना चाहते हैं? क्या तुम पागल हो? बेंथीम जैसे प्रमुख ग्रहों ने पर्याप्त मात्रा में नौकरशाही की मेजबानी की जो रिट्सबर्ग में केंद्र सरकार को निर्देशिका का जवाब देती थी। क्लाउडी कर्टेन जैसा बैकवाटर इस तरह के उपचार का हकदार नहीं था।
कम जनसंख्या और स्थिर आर्थिक विकास के कारण केवल एक कार्यालय की स्थापना हुई। जबकि रिपब्लिकन कमिश्नर सीधे रटसवर्ग को रिपोर्ट करते थे, वे मुख्य रूप से स्थानीय सरकारी अंगों की निगरानी करते थे। चरम मामलों में वे पूरी गृह सभा को बर्खास्त कर सकता है और पूरे गृह पर डिक्री द्वारा शासन कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्राइट रिपब्लिक की दुर्दशा के बारे में सोचें। उसने धैर्य पूर्वक जवाब दिया। उसने अपना कुम चालू किया और एक यादृच्छिक समाचार पोर्टल पर गई। सुर्खियां देखिए। उनमें से आधे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हर कोई आश्वस्त है कि यह जल्द ही छिड़ जाएगा। जब रिपब्लिक इन सभी मामलों से निपट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे अधिक महत्व देता है, शांति या शक्ति? बेशक शक्ति। गणतंत्र ने अपने लोगों से जो भी चीजें मांगी, उनमें से अधिकतर उसने ताकत की मांग की। उन्हें अधिक पायलटों, अधिक उत्साह, अधिक वफादारी और सबसे बढ़कर अधिक भावना की आवश्यकता थी। एक राज्य बनने की अपनी कष्टदायक यात्रा में ब्राइट रिपब्लिक ने शांति की अपनी भोली भाली धारणाओं को त्यागना सीख लिया। युद्ध के समय में यह अपने कुछ ग्रहों को डरपोक व्यवहार करते हुए नहीं देख सकता था। ग्रीन्स और व्हाइट डव्स क्लाउडी कर्टेन पर शासन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तभी तक प्रभावी होने का मौका मिलता है जब तक वे रिपब्लिक के पैर की उंगलियों पर कदम नहीं रखते। युद्ध के समय में हर ग्रह मायने रखता था। कौन जानता था कि क्लाउडी कर्टेन की उदासी एक दिन फैल सकती है। संक्षिप्त प्रस्ताव पढ़ने के बाद वेस ने गहरी सांस ली। रिपब्लिकन कमिश्नर हमेशा एक वरिष्ठ राजनेता होता है। वे चतुर बूढ़े लोमड़ियां हैं जो तुरंत मेरे इरादों को समझ लेंगे। उन्हें स्वार्थी लोगों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यदि आप अकेले ही उससे संपर्क करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। वह फिर उस पर मुस्कुराई। एक बार जब जनता भड़क उठी तो कहानी अलग हो गई। यदि मंच प्रशंसक शोर मचाना शुरू कर रहे हैं, तो सत्तारूढ़ गठबंधन खुद को केंद्रीय नीति और लोकप्रिय राय दोनों के विपरीत पक्ष में पाएगा। यह स्पष्ट हो जाएगा कि कायरो का इरादा पूरा युद्ध रेत में सिर छिपाकर बिताने का है। उसने निश्चित रूप से एक बहुत ही कुटिल परिदृश्य चित्रित किया। उसे संदेह था कि हरे और सफेद कबूतर इसे ले लेंगे। उस बिंदु तक पहुंचने से पहले वे निश्चित रूप से जवाबी हमला करेंगे। फिर भी इससे बुनियादी तथ्य नहीं बदले। एक बार जब आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बोल उठा, तो रिपब्लिकन कमिश्नर इसे राजनेताओं पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। एक सार्वजनिक फटकार आसानी से कर सुधार विधेयक को उसके रास्ते में ही रोक सकती है। यह महत्वपूर्ण चुनौती मेरी कंपनी के हितों को अपने हितों से जोड़ते हुए जनता को भड़काने में है। दोनों आसानी से नहीं आएंगे। उन्होंने कुछ विचार करने के बाद कहा, मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ मदद की जरूरत होगी। आपसे अपने खाली समय में ऐसा करने की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे प्रचारक की तलाश करें जो खेल केंद्रों के साथ संबंधों का प्रबंधन कर सके और प्रचार अभियान की देखभाल कर सके। मुझे कैंपस में उनमें से बहुत सारे मिल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि गृह सभा में बैठने वाले किसी भी बदमाश से उनका कोई संबंध ना हो। मैं नहीं चाहता कि बहुत देर होने से पहले उन्हें हमारे इरादों का एहसास हो। उन्होंने ठोस कार्रवाई के साथ अपनी चर्चा समाप्त की। वेस ने कैल्सी की निर्भीकता की प्रशंसा की। उम्मीद है कि उसकी कुटिल योजना काम कर गई। यदि नहीं, तो वेस हमेशा संदिग्ध कृषि संघों की जांच कर सकता है। अध्याय 153 पब्लिसिस्ट अध्याय 153 प्रचारक, जब तुमने बताया मुझे आपने मेरे डिजाइन में 99% महारत हासिल कर ली है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने पर्याप्त काम किया। वेस ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेष 1% पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने कुछ मोड़ों पर गलत दृष्टिकोण अपनाया है जो आपको एक गतिरोध की ओर ले गया है। यहाँ तक कि मैं भी बहुत प्रयास किए बिना इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता। थके हुए दिख रहे कार्लोस ने उससे विनती की, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि पहले इसे कैसे ठीक किया जाए?
यह मुझे हफ्तों से परेशान कर रहा है। अपने बेहतर कौशल के साथ बेस ने चतुराई से सुई में धागा पिरोया। उन्होंने आधी निर्मित सिल्वर लेबल में के काफी भीड़ भाड़ वाले हिस्से के माध्यम से सही घटकों को स्थापित किया। कार्लोस ने मार्क के निर्माण में अपने पहले वास्तविक प्रयास के साथ एक अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने असेंबली प्रक्रिया के दौरान कुछ अजीब निर्णय लिए, जिससे आंतरिक को अंतिम रूप देने के बाद उन पर शिकंजा कस गया। इसे प्रमाणीकरण पास करना चाहिए। उन्होंने न्याय किया। उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे सत्र, सभी 7 दिनों का निरीक्षण किया। गति के बारे में चिंता मत करो। अपनी तकनीकों को परिपूर्ण करें। आपके द्वारा बताई गई कोई भी खामी विनाशकारी साबित हो सकती है। अपने वर्तमान पैमाने पर नवोदित लिविंग मेक कॉरपोरेशन एक भी उत्पाद को विफल करने का जोखिम नहीं उठा सकता। विफलता से न केवल उसकी बैलेंस शीट अस्त व्यस्त हो जाती, बल्कि इससे उसकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता। एमटीए ने प्रत्येक में एक डिजाइनर के प्रदर्शन पर नजर रखी। ग्राहकों ने विफल प्रमाण पत्रों और बेची गई कुल मशीन के बीच के अनुपात पर बहुत ध्यान दिया। ताज़ा निर्मित में के हैंडओवर की देखरेख करने के बाद वे अपने काम पर वापस आ गया। नए साल ने उन्हें अपने कागजी काम निपटाने के लिए प्रेरित किया। एलएमसी के हालिया निगमन ने उन्हें अपने प्रशासनिक दायरे का विस्तार करने के लिए मजबूर किया। वह पहले की तरह ढुलमुल तरीके से काम नहीं कर सका। आजकल उसे अपने परिसर के अंदर और बाहर आने वाली हर सामग्री पर नजर रखनी पड़ती थी। सौभाग्य से उनकी जैसी अपेक्षाकृत छोटी कंपनी, जिसने केवल मुट्ठी भर लोगों को रोजगार दिया था, को अधिक ओवरहेड की आवश्यकता नहीं थी। अभी के लिए वे इसे आसान बना सकता है और कुछ सरल ऑफ द शेल्फ सिस्टम लागू कर सकता है। उन्हें अपने वित्त को कई अलग अलग खातों में विभाजित करना पड़ा। उनका अधिकांश पैसा एलएमसी की बैलेंस शीट में जमा था। वे इसको बिना किसी उचित कारण के नकदी के इस विशाल ढेर को निकालने की अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने केवल अपने शेयरधारकों को जवाब दिया। वर्तमान में बेस उनके स्वयं के बहुमत शेयरधारक थे। बाराकोडा में काम कराने के लिए काफी धनराशि खर्च करने के बाद उसे अपनी परिचालन लागत को कवर करने और कुछ विविध करों का भुगतान करने के लिए लगभग 10 लाख क्रेडिट भी खर्च करने पड़े। एलएमसी के पास बचत में केवल 50 मिलियन क्रेडिट बचे थे। अपने कुछ शेयर बेचने से उन्हें जो 250 मिलियन क्रेडिट प्राप्त हुए, वे तकनीकी रूप से कंपनी के बजाय उनके थे। इस स्तर पर यह भेद शायद ही कोई मायने रखता हो। वह कंपनी थी और कंपनी वह थी। अभी के लिए बेस ने भविष्य की लाइसेंस खरीद के लिए धन आरक्षित रखा है। मुझे एक क्लर्क नियुक्त करना चाहिए। उसने यह सोचा जब उसने अपने बॉट्स पर एक वाणिज्यिक ट्रैकिंग प्रोग्राम स्थापित किया। अपनी नई प्रोग्रामिंग के साथ बॉट्स को उसकी इन्वेंट्री का मिलान करने का नया कार्य मिला। कम से कम मैंने पहले ही एक प्रचारक नियुक्त कर लिया है। कैल्सी को अपने विश्वविद्यालय में एक दिलचस्प छात्र मिला। जब वे पहली बार गेविन न्यूमैन से मिले, तो उन्होंने सोचा कि वे एक दृढ़ बेवकूफ से मिले हैं। वेस ने वरिष्ठ छात्र का सीवी पढ़ा था और उसके उत्कृष्ट ग्रेड और पाठ्येतर गतिविधियों से प्रभावित हो गया था। चूंकि वेस किसी लचीले, प्रतिभाशाली और स्वतंत्र व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे, गेविन एक उत्कृष्ट संभावना लग रहे थे। ईमानदारी से कहें तो उसे कहीं अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहिए था। गेविन ने अपने नौकरी के लिए साक्षात्कार की शुरुआत एक बहुत ही आश्चर्यजनक घोषणा के साथ की। मुझे मैक्स से नफरत है। माफ करें, मैंने बस सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए। मुझे मैक्स से नफरत है। ठीक है, यदि आप मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं तो आप मेरे प्रचारक बनने के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए काम करे जो गुलामी से मेचों की पूजा करने में लगा हो? प्यार और जुनून अक्सर आपके फैसले पर असर डालते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जब तक मैं प्रभारी हूं, मैं प्रचार से मूर्ख नहीं बनूंगा।
एक विपणक के रूप में मेरा काम ट्रेंड सेटर बनना है, अनुयायी नहीं। एक बार जब वेस को गेविन की बात समझ में आ गई, तो उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह समझ में आता है। फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो मेक से नफरत करता है, अपने जनसंपर्क का प्रभार लेने देना भी उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गेविन शायद उन बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए जिन्हें भीड़ ने हल्के में ले लिया। साथ ही उनकी प्रेरणाओं पर भी संदेह पैदा हुआ। यदि एलएमसी उसके हितों से मेल नहीं खाती तो उसके लिए काम क्यों करें? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कंपनी तेजी से विकास के चरण में है। मैंने अपना शोध कर लिया है। अविश्वसनीय जोखिमों के बावजूद मेक से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मुझे मेच, गोबर या महिला स्वच्छता उत्पाद बेचने पड़ेंगे। जब तक इसमें क्षमता है, यह मेरे समय के लायक है। तो मूल रूप से आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। रेले कंसोर्टियम या किसी और चीज में नौकरी के लिए आवेदन क्यों न करें? पीएफ, मैं और कहाँ काम करने जा रहा हूँ? यदि मैं कृषि संघ में नौकरी के लिए आवेदन करता हूँ तो मेरी प्रतिभाएं बर्बाद हो जाएंगी। हर साल वे बिल्कुल वैसी ही फसल काटते हैं फसलें और उन्हें बेंथाइम के उन्हीं थोक विक्रेताओं को बेचें। वे इतने अड़ियल और रूढ़िवादी हैं कि उनकी पैकेजिंग पर रंग के एक भी बदलाव के लिए पूरे सम्मेलन की आवश्यकता होती है। दुख की बात है कि क्लाउडी कर्टेन ने वाणिज्य में कुछ खास पेशकश नहीं की। यहाँ तक कि गेविन जैसा उच्च प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति भी बेंथीम और रिटसवर्ग के स्नातकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। अंततः वेस ने गेविन को नौकरी पर रखने का निर्णय लिया। दृढ़ निश्चयी विद्यार्थी के पास भले ही अनुभव की कमी हो, लेकिन उसमें भरपूर उत्साह था। गेविन एलएमसी के उत्थान का एक अभिन्न अंग बनने के लिए तत्पर थे। काम पर जाने के एक हफ्ते बाद ही गेविन ने गेमिंग सेंटरों को यंग ब्लड को प्रमोशनल मैच के रूप में सफलतापूर्वक अपनाने के लिए अपनी योग्यता साबित कर दी। उनके प्रशिक्षण तंत्र की उपयोग दर आसमान छू गई थी। एक बार जब गेविन और कैल्सी ने प्रचार अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली, तो वेस अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जनता की राय को मोड़ने के लिए उत्सुक थे। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। उसने आप भरी और आधे असेंबल डॉर्टमुंड की ओर देखा। जब वेस कार्लोस की देखरेख नहीं कर रहा था, तो उसने पहले ही विशाल औद्योगिक प्रिंटर के फ्रेम का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। वेस ने अपनी पुनर्निर्माण परियोजना के शुरुआती चरणों में अच्छी प्रगति की। क्लिफोर्ड सोसाइटी से प्राप्त ब्लूप्रिंट और मरम्मत मैनुअल ने उन्हें सहेजे गए और पुनर्मुद्रित घटकों को सही क्रम में इकट्ठा करने की अनुमति देकर इसकी उपयोगिता साबित कर दी। भले ही वह प्रत्येक घटक के उद्देश्य को नहीं समझता हो, प्रिंटर को तब तक काम करना चाहिए जब तक वे उन्हें उचित रूप से संभालता है। वास्तव में उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से उसने प्रिंटर को असेंबल किया। अपने विशाल आकार के बावजूद डॉर्टमुंड की जटिलता अधिकतर इसके अपूरणीय घटकों में निहित है। बचाए गए हिस्सों की एक सूची से शुरुआत करने से वेस को सबसे कठिन चरण को छोड़ने और अपेक्षाकृत आसानी से डॉर्टमुंड को एक साथ रखने की अनुमति मिली। एक और हफ्ता बीत गया जब वेस ने खुद को पुनर्निर्माण में व्यस्त कर लिया। यह उन चमकदार नई मशीनों में से एक की तरह दिखने लगी जो उसने तब देखी थी जब वह एक प्रमुख मशीन निर्माता के पास स्कूल यात्रा पर गया था। अच्छे समय का अंत तब हुआ जब वेस को 98% पूरा होने में एक रुकावट आ गई। इसके अधिकांश उन्नत घटकों ने पहले ही अपना स्थान ले लिया था, लेकिन अगर वेस ने अपने प्रोसेसर के बारे में कुछ नहीं किया, तो मशीनरी का विशाल ब्लॉक भी बेकार हो सकता है। यह आखिरी ठोकर उसके गले में फंसी हड्डी की तरह लगातार उसे चुभती रही। परियोजना की संदिग्ध वैधता ने उन्हें समर्थन से संपर्क करने से रोक दिया। उन्होंने डायट्रिच से ब्लैक मार्केट में एक हैकर ढूंढने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन वेस को अब तक केवल कुछ संदिग्ध प्रस्ताव ही मिले। संदिग्ध हैकरों के साथ व्यापार करने की कोशिश में मुख्य समस्या यह थी कि वे उन पर भरोसा नहीं कर सका।
क्या होगा अगर वे चुपचाप किसी पिछले दरवाजे में घुस गए? यहाँ तक कि सिस्टम भी थोड़ी मदद करता है। प्रोसेसर से छेड़छाड़ करने में सक्षम होने की हद तक हैक करना सीखने के लिए बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। वेस अपनी कीमती डीपी को साइड पाथ की खोज में लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जहां तक स्टोर की बात है, यह सभी प्रकार की उपयोगिताएं बेचता था, लेकिन वेस आवश्यक दक्षता के बिना उन्हें संचालित नहीं कर सकता था। जहां तक स्वयं प्रोसेसरों का सवाल है, सिस्टम ने ऐसी सामग्रियों को बेचने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि इसे हल करने का एकमात्र तरीका क्लिफोर्ड सोसाइटी है। सोसाइटी के सदस्यों के बीच लेन देन को संगठन के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि हर कोई लगातार एक दूसरे को धोखा देता रहे, तो इसका बाजार कभी इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। एक भरोसेमंद हैकर को काम पर रखने के अलावा, वे अपनी वर्कशॉप को पूरी तरह कार्यात्मक संचालन में अपग्रेड करने के लिए कई आवश्यक मशीनरी भी खरीदना चाहता था। मुझे लगता है आखिरकार मुझे एक यात्रा करनी होगी। बेनथाइम स्थित शिपयार्ड द्वारा उसके कारवेट की मरम्मत करने में 1 या 2 सप्ताह लग सकते हैं। मार्सेला को यह भी उम्मीद थी कि शानदार जहाज के लिए चालक दल को इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार उसे अभी भी अपना काम करना था, इसलिए उसने घुरघुराने का काम अपने सहायकों पर छोड़ दिया। फिर भी वेस ने उसकी सहायता की सराहना की। इसका मतलब यह था कि योग्यता अर्जित करने के रास्ते पर जाने से पहले उसके पास वर्चुअल में एक डिजाइन करने के लिए पर्याप्त समय था। वेस डीपी पर स्टॉक करना चाहता था और एक और लड़ाई में जीवित रहने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता था। हालांकि इन मिशनों में किसी में एक डिजाइनर को अग्रिम पंक्ति में नहीं रखा जाता है, फिर भी इनमें अक्सर कई अप्रत्याशित जोखिम शामिल होते हैं। बेनथाइम में अपनी कठिन परीक्षा से वापस आने के बाद वेस ने उसे जीवित रखने के सर्वोत्तम तरीके पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी गुप्तता को बढ़ाना सबसे व्यावहारिक तरीका हो सकता है। वह लड़ाई दूसरों पर छोड़ सकता था। उन्होंने विशाल वर्कशॉप फ्लोर और अधूरे डॉर्टमुंड को छोड़ दिया और एक अतिरिक्त कार्यस्थल पर पहुंच गए जिसे उनके चचेरे भाइयों ने एक तात्कालिक जिम में बदल दिया। वेस ने उन्हें वापस भुगतान करने और उनकी बोरियत को कम करने के लिए कुछ उन्नत कसरत उपकरणों के साथ साथ कुछ सिम्युलेटर पॉड्स पर पैसा खर्च किया। अभी मेलकोर और रेला कुछ झगड़ों में लगे हुए हैं। जब वे नृत्य करते हुए एक दूसरे पर थपथपा रहे थे और लात मार रहे थे, तो उनकी एथलेटिक काया पसीने से चमक रही थी। वेस ने उनकी चालों को समझने का नाटक नहीं किया। हालांकि उन्होंने नोट किया कि रेला की क्षणिक शक्ति विस्फोट ने मेलकोर को अस्थिर कर दिया। उनके बाद सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने तात्कालिक स्पैरिंग रिंग को छोड़ दिया और अपने तरल पदार्थों को फिर से भर दिया। आप दोनों कैसे घर बसा रहे हैं? यहाँ यह एक तरह से उबाऊ है, रेला ने टिप्पणी की। यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बेवकूफ हैं और मेरे पास मेरा साथ देने के लिए मेरे दोस्त नहीं हैं। मेलकोर ने अपना सिर हिलाया और अपनी भतीजी की ओर देखा। कोई असाइनमेंट मौज मस्ती करने का समय नहीं है। हम अब घड़ी पर हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप सचेत रहें। यह सब ठीक है और बढ़िया है, लेकिन हमें कब तक इंतजार करना होगा जब तक कि हम अपने तंत्र को लचीला न बना सकें? उनके उपकरण वर्तमान में उनकी कार्यशाला के पिछवाड़े में कंटेनरों की एक जोड़ी में आराम कर रहे हैं। रेला ने एक हल्की झड़प का संचालन किया, जबकि मेलकोर अपने साथ एक मध्यम लेजर राइफलमैन लाया। साथ में उन्होंने एक गोल जोड़ी बनाई। दुर्भाग्य से, यदि वेस किसी यात्रा पर जाता था तो उसे अपने पीछे एक मेक छोड़ना पड़ता था। उनका कारवेट केवल एक अनपैक्ड मेक में फिट होता है। मुझे इस सप्ताह परमिट वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं किसी और चीज के बारे में बात करने आया हूँ। आप एक और यात्रा करने के बारे में क्या सोचते हैं? वेस ने एक अभियान पर उनके साथ जाने की संभावना के बारे में संक्षेप में बताया। रेला ने मौके का फायदा उठाया। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं इस समय इतना उब गया हूँ कि मर भी सकता हूँ।
अजीब बादलों के कारण मैं बाहर आराम भी नहीं कर सकता। मेलकोर जैसे कट्टर व्यक्ति को किले पर कब्जा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अपने राइफलमैन में एक स्टैंडिंग गार्ड के साथ वेस को अपनी बहुत मूल्यवान कार्यशाला की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अपने सभी मौजूदा मामलों का ध्यान रखने के बाद वेस अंततः एक नए डिजाइन के साथ आने में कुछ समय दे सका। वह अपने यंग ब्लड की व्यावसायिक सफलता को दोहराना चाहते थे, हालांकि इस बार उन्हें अपने सार्वजनिक पदार्पण की गति को उधार लिए बिना ऐसा करना पड़ा। मुझे कुछ ऐसा भी डिजाइन करना चाहिए जो मेरी वर्तमान रणनीति के अनुरूप हो। केवल अधिक उम्र के किशोर ही यंग ब्लड जैसी स्टार मशीन को चलाने में सक्षम है, जबकि वेस ने मिस्ट क्रॉलर और स्पीड डेमन जैसे कुछ सितारा मेक भी डिजाइन किए थे, लेकिन उनमें उनके बाद के कार्यों के परिशोधन का अभाव था। उनके विनिर्देश प्रमुख मॉडलों से मेल नहीं खा सके। भले ही वेस को स्टार स्तर पर वापस लौटना पड़ा, फिर भी वे वर्चुअल मेक की अपनी सूची को पूरा करना चाहता था। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि युवा किशोरों के बीच किस प्रकार की प्रशिक्षण मशीन अच्छी तरह से बिक सकती है, जो आमतौर पर इन मशीनों का संचालन करते हैं। क्योंकि उसने पहले ही एक नाइट डिजाइन कर लिया है, इसलिए उसे इसके बजाय एक क्रेज्ड मेक डिजाइन करना शुरू करना चाहिए। एक राइफलमैन के अलावा वे शायद ही किसी बेहतर विकल्प के बारे में सोच सके। सबसे अच्छी बात यह है कि वेस के पास एक विशेषज्ञ तक तुरंत पहुंच भी थी। मुझे आपकी मदद चाहिए मेलकोर। क्या हो रहा है वेस? मैं एक राइफलमैन मेक डिजाइन करने की योजना बना रहा हूं। कृपया मुझे इस मूल रूप पर अपने विचार बताएं। आप इस प्रकार की मशीन में क्या देखते हैं और किस कारण से आपने इसे संचालित करने का निर्णय लिया? अध्याय 154 होली ग्रेल। भारी खजाना बंद करते समय सुरक्षा गार्ड ने जम्हाई ली। इसके एंटीग्राव मॉड्यूल फिर से सक्रिय हो गए और अपने तेज तरार मालिक के पीछे स्थान ले लिया। हर चीज की जांच होती है। यह एक झूठा अलार्म है, गार्ड ने घोषणा की और नए आगमन वाले को विदा कर दिया। तुम जाओ, क्लाउडी कर्टेन में अपने प्रवास का आनंद लें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल गया। इस नीरस स्पेसपोर्ट की सुरक्षा को दरकिनार करने में जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रयास करना पड़ा। किसी कारण से स्पेसपोर्ट को हाल ही में अपने सुरक्षा सूट में बड़े पैमाने पर अपग्रेड प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति को अलार्म का जवाब देने के लिए कुछ त्वरित सोच की आवश्यकता थी। जैसे ही वह इमारत के बाहर चला गया, उसकी नजर उन नीरस बादलों पर पड़ी जो लगातार इस ग्रह पर छाए हुए थे। चपटे इंद्रधनुष के समान रंगों की कुछ चमक ने शायद ही उसके दिन को खुश किया हो। उन्होंने एक हवाई कार ली और ग्रह के विपरीत दिशा में अपना गंतव्य निर्धारित किया। कई घंटों की उड़ान के बाद वह आदमी एक कार से चला गया और उस शांत पड़ोस को देखा जहां वे फिलहाल रह रहा था। उसने कुछ ब्लॉक दूर संरक्षित परिसर की मजबूत दीवारों पर नजर डाली और सराहना करते हुए सीटी बजाई। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। उनके मुवक्किल ने पहले ही उनके लिए एक घर तैयार कर लिया था। बाह्य रूप से यह सड़क पर मौजूद कई अन्य घरों के समान दिखता था। वास्तव में घर में कई नमी पैदा करने वाली सामग्रियां शामिल थीं जो सिग्नलों को दबा देती थीं और अवांछित जासूसी को रोक देती थीं। घर में प्रवेश करने के बाद आदमी ने सुसज्जित घर और कपड़ों से भरी अलमारी को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे शीर्ष पर अटारी पर चढ़ गया और एक छिपी हुई खिड़की के पास पहुंचा जिससे बाहर का पता नहीं चल सका। संदूक बेदाग फर्श पर गिरा और अपने आप खुल गया। उस आदमी ने स्पेसपोर्ट के सुरक्षा गार्ड को जो साधारण कपड़े दिखाए, उसके बजाय संदूक में मिश्र धातु के घटकों की एक चक्करदार श्रृंखला रखी हुई थी। आदमी ने प्रत्येक घटक को लिया और विधिपूर्वक उन्हें तब तक जोड़ा जब तक कि पूरा निर्माण उसके किनारों पर बैठे धातु के पेड़ जैसा नहीं हो जाए। इसका डराने वाला आकार एक रेलगन जैसा था, केवल उस बिंदु तक बढ़ा हुआ था जिससे यह मशीनों को खतरा पहुंचा सकता था।
मुख्य ने जटिल हथियार को पीछे छोड़ दिया और उसके सिस्टम पर कब्जा कर लिया। रेलगन की थूथन का निशाना सीधे संरक्षित परिसर के प्रवेश द्वार पर था, जिसे अटारी की खिड़की से मुश्किल से देखा जा सकता था। तुम एक बार दूर हो गए, लेकिन मैंने देखा है अब आपकी चालें। वह आदमी अपनी पिछली असफलता को याद करते हुए फुसफुसाया। उन्होंने एक पौराणिक लघु ढाल जनरेटर की उपस्थिति के कारण कभी भी कमी आने की उम्मीद नहीं की थी। इस बार उन्होंने कुछ समायोजन किए। जब तक उसका लक्ष्य परिसर से बाहर रहता, उसकी रेलगन कभी नहीं चूकती थी। उसे बस धैर्य रखना था। कार्यशाला में वापस मेलकोर ने बहुत ही सरल आधार के साथ राइफलमैन मेक पर अपने विचार व्यक्त किए। मेच राइफलें क्यों चलाते हैं? वे सभी फ्रंट लाइन मेच की शैली में क्यों नहीं आते? ह्यूमनॉइड मेक के लिए एक मानक मेक और फ्रंट लाइन मेक के बीच मुख्य अंतर उनकी भुजाओं से संबंधित था। एक फ्रंट लाइन मेक ने अपनी भुजाओं को बंदूक बैरल से बदल दिया, जबकि एक मानक मेक ने अपने मानव जैसी भुजाओं को बरकरार रखा, जो मेक आकार की राइफलों जैसे बाहरी गियर में हेर फेर करने में सक्षम थे। एक कुशल पायलट बड़ी सटीकता के साथ अपने यंत्रों के अंगों में हेर फेर कर सकता है। वेस ने पाठ्यपुस्तकों में पाए गए मानक उत्तर को दोहराया। एक फ्रंट लाइन मेक अपने लक्ष्य के लिए काफी हद तक अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है, जो एक औसत मेक पायलट के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। दूसरी ओर एक मानक मशीन बेहतर परिणाम देने के लिए अपने सिस्टम के उपयोग के साथ साथ अपने पायलट के अंतर्ज्ञान को जोड़ती है। बहुत सारे मेक डिजाइनरों ने सोचा कि मेक में हथियार और एक राइफल जोड़ने से बहुत सारे संसाधन बर्बाद हो गए। फिर भी वास्तविक युद्ध के मैदान में एक मानक मशीन अक्सर अपने फ्रंटलाइन मशीनी समकक्ष से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसके हथियारों द्वारा वहन की जाने वाली गति की बढ़ी हुई सीमा से लेकर पायलट की वास्तविक जीवन निशानेबाजी का बेहतर उपयोग करने की क्षमता तक कई कारकों ने भूमिका निभाई। आपने बहुत सारे कारण बताए, लेकिन आप सबसे बुनियादी कारण भूल गए। हमें बस अपने हाथों में बंदूक का एहसास पसंद है। मेलकोर ने अपने सिर के किनारे को थपथपाया। आप शक्तिशाली नहीं हैं, इसलिए आप फ्रंट लाइन मेज को चलाने की भावना को नहीं जानते हैं। पहली बार जब मैंने खुद को इस तरह के मॉडल में डुबोया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बाहों को काट दिया हो और उनके स्थान पर बंदूक बैरल की एक जोड़ी को बेतरतीब ढंग से वेल्ड कर दिया हो। चाहे कुछ भी हो, मैंने उन्हें कभी अपने अंग नहीं माना। किसी को भी कटे हुए विमान को चलाना पसंद नहीं आया। जो लोग फ्रंट लाइन मेज का संचालन करते थे वे अक्सर कौशल, कार्यनीति और आनुवंशिक योग्यता में पीछे रह जाते थे। ब्राइट रिपब्लिक के आधे से अधिक मेक पायलट इस श्रेणी में आते थे। फिर राइफलमैन को चलाना इतना खास क्यों है? यह शूरवीरों के अलावा सबसे बुनियादी आदर्श है। एक मेच पायलट जो राइफलमैन में महारत हासिल करता है, वे हर रेंज के मेक को पायलट कर सकता है। कौशल सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक महान पायलट एक राइफलमैन को आसानी से बर्बाद कर सकता है, जबकि एक महान पायलट पूरी टीम को मरने से पहले ही खत्म कर सकता है। वेस ने मेलकोर के दृष्टिकोण को समझना शुरू कर दिया। संक्षेप में, यह कौशल पर निर्भर करता है। जब आप किशोरावस्था में थे तब आप अपने सीखने के अनुभव का वर्णन कैसे करते हैं? हर कोई अपने अपने शरीर से अपनी निशानेबाजी को निखारने में लग गया। मेरे जैसे लार्किंसन को ट्यूशन का भरपूर आनंद मिला, इसलिए मैंने शुरुआती पाठ्यक्रम आसानी से पास कर लिए। मैं सीधे मशीनी निशानेबाजी में कूद गया और अपनी आदतों को मशीनी पैमाने पर फिट करने के लिए समायोजित किया। यह थोड़ा उबाऊ था, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी था। हर कोई अनुवर्ती कक्षाएं लेने में समय पर सफल नहीं हुआ। ये लोग हमेशा अग्रिम पंक्ति के वाहनों का संचालन करते हैं। यदि अपने हाथों में बंदूक चलाकर सीखी गई आदतों को भूलना इतना कठिन है, तो सीधे मशीनी निशानेबाजी का अभ्यास क्यों न किया जाए? इसका संबंध नींव से है। जो कोई भी मशीन के साथ बुनियादी कौशल सीखने की कोशिश करता है, वे केवल उस मॉडल के साथ ही प्रक्रिया में महारत हासिल कर पाएगा।
एक बार जब मेक पायलट दूसरे मॉडल पर स्विच करता है तो उसे पता चलेगा कि नए मेक को समायोजित करने से पहले उसकी निशानेबाजी को पूरी तरह से तोड़ना होगा। याद रखें कि ह्यूमनॉइड मेक मानव रूप को प्रतिबिंबित करने के लिए हैं। अच्छा, ऐसा है। यदि आप अपने शरीर के साथ कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने सामने आने वाली प्रत्येक तकनीक के साथ हमेशा अपनी निशानेबाजी को समायोजित करने में सक्षम होंगे। मेलकोर वेस को देखकर मुस्कुराया। यह सही है। कौशल हस्तांतरण हमेशा सबसे अच्छा काम करता है यदि आपके दिमाग और शरीर पर पहले से ही उन आदतों की छाप पड़ चुकी है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती हैं। एक युवा में कैडेट के सामने असली चुनौती अपनी शारीरिक निशानेबाजी को मेक निशानेबाजी में स्थानांतरित करना है। पहली बार हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब कोई इसे एक बार करने में सक्षम हो जाता है तो इसे किसी अन्य मॉडल के साथ दोबारा करने में बहुत कम समय लगता है। मेक अकादमियों ने मापा कि प्रत्येक मेक पायलट को अपनी शूटिंग दक्षता को स्थानांतरित करने में कितना समय लगा। उन्होंने लेजर और बैलिस्टिक हथियार दोनों के लिए अलग अलग अंक रखे, क्योंकि दोनों प्रकारों की अपनी अपनी बारीकियां थीं। क्योंकि आपकी पहली सफलता बहुत मायने रखती है, मैं कल्पना कर सकता हूं कि अकादमियां अपने प्रशिक्षण तंत्र पर बहुत अधिक ध्यान देती हैं। आपने किस तरह के मॉडलों के साथ काम किया है? उसका चचेरा भाई हंसा। मेरे अनुभव सामान्य नहीं है। मेरी योग्यता काफी ऊंची है और निशानेबाजी में मेरी प्रतिभा काफी प्रभावशाली है। इसके अलावा परिवार ने स्कूल के बाद बहुत सारे प्रशिक्षण की पेशकश की, इसलिए मैंने बाकी सभी से 5 साल पहले अपनी दक्षता हासिल की। आपको रेला से पूछना चाहिए कि वे उन मेक्स के बारे में क्या सोचती है। पीएफएफ जैसे ही महिला ने पास में अपना पेय समाप्त किया, उसने फूंक मार दी। मुझे उन मशीनों पर काम शुरू न कराएं। के सभी मॉडल दावा करते हैं कि दूसरों की तुलना में उनमें सफलता पाना आसान है। आप हल्के मैच, मीडियम मैच, तेज मैच, धीमी मैच, लंबे मैच, छोटे मैच, जो भी आप चाहते हैं के बीच चयन कर सकते हैं। अधिकांश लोग ऐसे मॉडल चुनते हैं जो उनके शरीर से काफी मिलते जुलते हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में मायने रखता है। रेला की राय शिक्षाविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से मेल खाती है। एक भी सुसंगत कारक का पता नहीं लगाया गया जो सफलता की संभावना को बढ़ा सके। सभी को यह प्रतीत हुआ कि मैच के बजाय फोकस का मुख्य बिंदु संबंधित में कैडेट होना चाहिए। प्रशिक्षण उपकरणों के साथ कुछ भी आकर्षक प्रयास करने के बजाय अकादमियां हमें केवल सबसे कम जटिल उपकरण प्रदान करती हैं। एक मल्टी टन मशीन चलाते समय एक कैडेट को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो आसानी से एक घर को कुचल सकती है। बहुत अधिक ध्यान भटकाने से सीखने के अनुभव में बाधा आ सकती है। यही कारण है कि मे कैडेटों ने पुराने अप्रचलित मैच के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू किया। आधुनिक डिजाइनों में कई विशेषताएं शामिल हैं जो आसानी से एक युवा और अपरिपक्व दिमाग पर हावी हो सकती हैं। एक अच्छा प्रशिक्षण तंत्र पहले सादगी और उसके बाद प्रदर्शन पर केंद्रित होता है। वेस ने पहले ही यंग ब्लड के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार दांव अधिक था। हाथापाई की लड़ाई में दक्षता हमेशा दूरवर्ती लड़ाई में दक्षता की तुलना में आसानी से हस्तांतरित होती है। ऐसी कोई पवित्र कब्र मौजूद नहीं थी जो इस असमानता को कम कर सके, और वेस ने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि वह हासिल कर सकता है जिसे लाखों में एक डिजाइनर हासिल करने में असफल रहे। जैसे ही वेस कहानियां मांगता रहा, उसने रेला और मेलकोर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पकड़ लिया। उनकी भतीजी ने कभी भी प्रशिक्षण का आनंद नहीं लिया। वह केवल अनिच्छापूर्वक अपनी एकेडमी के कठिन पाठ्यक्रम को पूरा करती रही, लेकिन अपना अधिकांश खाली समय चाकू से लड़ने में महारत हासिल करने में बिताया। इससे वेस को एक मौका मिल गया अगर उन्होंने एक फैक्टर में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया। हो सकता है कि वह पवित्र कब्र पर ठोकर खाने में सक्षम ना हो, लेकिन शायद वे फलों के रुपए से काम चला सकता है।
उस बेस्वाद पानी की तुलना में जो वास्तव में किसी को पसंद नहीं था, शायद वह बच्चों को थोड़ा और पीने के लिए प्रेरित कर सकता था। कुल मिलाकर मेलकोर के साथ उनकी बातचीत उनके अगले डिजाइन की अवधारणा को आकार देने में उपयोगी साबित हुई। उनकी राय में आगे का रास्ता बच्चों को दुलारने पर निर्भर नहीं है। साधारण मेक बहुत मजेदार मेक नहीं बनाते हैं। सरलता के मामले में बहुत सारे प्रशिक्षण यंत्र अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए। उनके यंग ब्लड ने इतने सारे किशोरों को आकर्षित करने का एक कारण यह था कि इसमें कुछ दिलचस्प नौटंकी शामिल थीं। इसने उबाऊ नाइट अवधारणा को मसालेदार बना दिया और अत्यधिक कौशल की मांग किए बिना इसे और अधिक दिलचस्प बना दिया। जो लोग सितारा मैच चलाने से आगे बढ़े, उन्होंने अधिक शक्तिशाली मैच चलाने की मांग की। वे निशानेबाजी में न्यूनतम दक्षता पहले ही हासिल कर चुके हैं। उनके मन में एक प्रशिक्षण यंत्र की आत्मा होनी चाहिए। जब वे जिम से निकला और अपने टर्मिनल पर पहुंचा, तो उसने प्रशिक्षण के लिए राइफलमैन में के कुछ उदाहरण देखने के लिए गैलेक्टिक नेट को ब्राउज किया। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश को सरलता और उपयोग में आसानी के लिए बनाया गया था। अन्य डिजाइनों ने अन्य चरम को चुना और अधिक रुचि उत्पन्न करने के लिए डिजाइन को मसालेदार बनाया। वे बहुत हद तक खिलौनों की तरह हैं। वेस ने अपना सिर हिलाया। वह मेक कैडेटों के साथ अल्प ध्यान अवधि से पीड़ित बच्चों की तरह व्यवहार करने की धारणा से सहमत नहीं थे। अब जब उन्होंने एक दिशा स्थापित कर ली, तो वेस ने विचार किया कि उन्हें किस प्रकार का राइफलमैन मेक डिजाइन करना चाहिए। जितना संभव हो उतना सस्ता डिजाइन किए गए प्रशिक्षण उपकरणों की तुलना में अतिरिक्त शक्ति और क्षमता के कारण उन्होंने मध्यम भार वर्ग को चुना। किसी भी स्थिति में वे इसको वर्चुअल में एक डिजाइन करते समय लागतों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक से कहें तो एक राइफलमैन मेज का पूरा महत्व उसकी राइफल से होता है। मुझे हथियार से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने हाल ही में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऑप्टिमाइजेशन (AI) सब स्किल हासिल किया है, इसलिए उन्हें लेजर राइफल्स के बारे में एक या दो बातें पता थीं। उन्होंने लेजर राइफलों का चयन किया जिसमें कई मेक पायलटों ने पहले महारत हासिल की। बैलिस्टिक हथियारों की तुलना में ऊर्जा हथियारों पर थोड़ा कम ध्यान देने की मांग की गई। हालांकि जिन लोगों ने पहले बैलिस्टिक हथियारों में महारत हासिल की, वे सभी प्रतिभाशाली निकले। फिर भी अनुकूलन कौशल के साथ भी वे इस लेजर हथियारों की पूरी बारीकियों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जब उसने अपनी अपर्याप्तताओं के बारे में सोचा, तो उसने अचानक खुद को याद दिलाया कि उसने एक बार एक विशेष प्रकार के लेजर पर शोध नोट्स के साथ काम किया था। वेस ने चारों ओर देखा और देखा कि कोई भी मौजूद नहीं था। उनके चचेरे भाई संभवतः सिम्युलेटर पॉड्स में प्रवेश कर गए, जबकि कार्लोस पहले से ही अपनी कंपनी के अगले ऑर्डर पर काम कर रहे थे। उसने अपना कॉम चालू किया और अपना प्राइवेसी शील्ड चालू किया। अब सुरक्षा कैमरे और अन्य सेंसर भी उसकी जासूसी नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी फाइलों तक नेविगेट किया और कुछ पासवर्ड डालने के बाद वे गामा लेजर राइफल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबल वाले फोल्डर तक पहुंच गया। यदि एमटीए का कोई भी व्यक्ति अब उसे देख सकता है, तो वे उसे देखते ही गोली मार देंगे। वेस को पता था कि उसके हाथ में जहरीली प्याली है, फिर भी वे फाइलों को हटाना सहन नहीं कर सका। रेडियोधर्मी हो या न हो, गामा लेजर नियमित लेजर राइफलों के समान ही सिद्धांतों पर काम करते हैं। वह एक हासिल करने के लिए खड़ा था। यदि उन्होंने अनुसंधान नोट्स से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की, तो उन्हें लेजर राइफल की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया। जबकि वेस के पास पूरे संग्रह को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, उसे अपने अगले डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए केवल कुछ संकेतकों की आवश्यकता थी। हो सकता है कि यह कोई पवित्र कब्र न हो, लेकिन जब तक मैं एक घूंट नहीं पीता, तब तक जहरीली प्याली से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वह प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम होगा या नहीं, कोई नहीं जानता था। अध्याय 155 आदमी के कानों में अंधेरा। जोशुआ आज अपने दोस्तों के साथ खेल केंद्र तक गया।
हालांकि उसे सिम्युलेटर पॉड किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास खुद एक सिम्युलेटर था, फिर भी वह दूसरों के साथ खेलना पसंद करता था। वे अपने स्कूल के निकटतम गेम सेंटर में से एक में दाखिल हुए और लाइन में इंतजार कर रहे कुछ अन्य सहपाठियों का अभिवादन किया। पूरी दोपहर का भुगतान करने के बाद वे कॉमन रूम में दाखिल हुए। किशोरों के बड़े समूह लाउंज में रुके हुए थे। उनमें से कुछ ने अपनी रणनीतियों पर चर्चा की, जबकि अन्य ने समाचारों के बारे में बात की। मैचों के कई अनुमानों ने उन्हें बात करने के लिए कुछ और दिया। प्रत्येक मैच के बीच में कई विज्ञापन प्रसारित किए गए। यंग ब्लड, क्लाउडी कर्टेन के गौरव का परिचय। हमारे घरेलू में डिजाइनर के प्रशिक्षण मेक को निःशुल्क संचालित करें। जब उनमें से एक ने गेम सेंटर के प्रमोशनल मेक का प्रदर्शन किया तो जोशुआ ने अपनी मुट्ठी बींच ली। सिल्वर लीग में एक नए उभरे हुए खिलाड़ी के रूप में जोशुआ के पास अभी भी स्टार मेक को चलाने के लिए योग्यता का अभाव था। एक औसत खिलाड़ी को इस स्तर को अनलॉक करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 1 वर्ष खर्च करना पड़ता था। इस तरह के लघु विज्ञापन तब से बातचीत की शुरुआत बन गए जब वे पहली बार कुछ खेल केंद्रों में प्रसारित हुए। मॉडल को आजमाने के बाद अधिकांश किशोरों को शूरवीरों के प्रति नई सराहना प्राप्त हुई। इसने जोशुआ जैसे युवा शक्तिशाली लोगों को ईर्ष्या से हरा कर दिया। वह चेजिंग क्लाउड्स के शुरुआती प्रशंसकों में से एक थे। क्लाउडी कर्टेन का घरेलू में एक डिजाइनर अचानक सितारा मेक में क्यों चला गया? इसने उनके अधिकांश शुरुआती प्रशंसकों को धूल में मिला दिया। जोशुआ ने हार नहीं मानी थी। सिल्वर लीग में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने नए जोश के साथ अपना प्रशिक्षण शुरू किया और अपनी मेक कक्षाओं में व्यावहारिक रूप से हर दूसरे सहपाठी की तुलना में अधिक मेहनत की। उसने कुछ क्रमिक प्रगति की, लेकिन अपनी वर्तमान दर पर वह एक घोंघा भी हो सकता है। अरे, यंग ब्लड के बारे में बोलते हुए, क्या आपने नवीनतम समाचार सुना है? क्या चल रहा है? क्या हमारे गृहनगर में डिजाइनर ने अंततः एक नया डिजाइन विकसित किया? पफ नहीं, वह आलसी आदमी शायद फिर से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। मैंने अपने कुछ साथियों से सुना कि वह शायद क्लाउडी कर्टेन से दूर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, वह हमारा है। यदि वह बेन थीम की ओर जा रहा है तो मैं उसकी पिटाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। श्री लार्किंसन रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट राजनेता उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक नया कानून बना रहे हैं जो उनके करों को 90% या कुछ हद तक बढ़ा देगा। क्या? यहाँ तक कि मैं उन दरों के साथ बढ़ोतरी भी करूंगा। वे ऐसा नहीं कर सकते। जब से मिस्टर लार्किंसन ने धूम मचाई है, हमारा मैच दृश्य वास्तव में जीवन के लक्षण दिखा रहा है। अगर वह चला गया तो यह मर जाएगा। यहोशू ने भौहें एक और कर लीं। उन्होंने अपने पुराने वरिष्ठों से संपर्क किया। क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? क्या प्लानिटरी असेंबली वास्तव में हमारे ग्रह से हमारे एकमात्र में डिजाइनर का पीछा करने की कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से नरक के समान। बस यहाँ आसपास के लोगों से बात करें, हमें से आधे लोग इसके बारे में पहले ही सुन चुके हैं। मेरा बड़ा भाई जो वित्त की पढ़ाई कर रहा है, कहता है कि आप गैलेक्टिक नेट पर गंदे विवरण भी देख सकते हैं। वे घटिया राजनेता अपने अपराध छिपा भी नहीं रहे हैं। इस खबर ने वास्तव में यहोशू को चिंतित कर दिया। कई स्थानीय लोगों की तरह उन्हें अपनी विरासत और अपने जन्म स्थान ग्रह पर गर्व था। क्लाउडी कर्टेन भले ही गणतंत्र का सबसे विकसित ग्रह न हो, लेकिन वे हठपूर्वक अपने लक्ष्य पर अड़े रहे। जबकि उनके संपन्न परिवार ने बीमा कराया था कि स्थानीय स्कूल से स्नातक होने के बाद उनके पास अकादमियों में से एक का चयन होगा, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जोशुआ का इरादा अपने माता पिता के पास वापस जाने और घर लौटने पर उन्हें अपने मन का एक टुकड़ा देने का था। बेहतर होगा कि वे इस सड़ी हुई साजिश में शामिल ना हों। जहां तक प्रश्न में मेक डिजाइनर की बात है, वेस को निषिद्ध शोध नोट्स को पढ़ने में पूरा दिन लग गया था। खून से सने दस्तावेजों ने उसे भयावह तरीके से मोहित कर लिया।
इसकी शुरुआत क्लिनिकल और शुष्क तरीके से हुई। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सैमुअल कावासाकी, जब भी उनकी टीम को कोई सफलता मिली तो संभवतः उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकल कर ली। अधिकांश सामग्री में समझ से बाहर शब्द या माप की विशाल तालिकाओं से भरी बेहद सघन रिपोर्टें शामिल थीं। वेस को इन दस्तावेजों का अर्थ समझने में कई सप्ताह लग सकते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर कावासाकी ने कुछ प्रगति रिपोर्टें शामिल की जो स्पष्ट रूप से उनके वरिष्ठों के लिए लिखी गई थीं। वरिष्ठ शोधकर्ता इस मामले में थोड़ा अधिक सुपाठ्य थे, हालांकि वे शब्दों के माध्यम से टपकने वाली अवमानना को महसूस कर सकते थे। कावासाकी को उसकी बातों को दबाने में मजा नहीं आया होगा। कावासाकी की पहली प्रगति रिपोर्ट के शुरुआती वक्तव्य ने उनका ध्यान खींचा। हथियारों का उद्देश्य हत्या करना है। हमें उन्हें कृत्रिम सीमाओं में क्यों बांधना है? हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम मर रहे हैं। हम तो उन्नत पशु हैं अंतरिक्ष में। आइए हम अपने आप को कसाई की लंबे समय से भूली हुई कला से पुनः परिचित कराएं जिसमें हमारी जाति उत्कृष्ट है। अपनी विलक्षणताओं के बावजूद कावासाकी ने शोधकर्ताओं की अपनी टीम का नेतृत्व उस काम में किया जिसके बारे में उन्होंने पहले का पुनः आविष्कार करने के बारे में सोचा था। हालांकि वे गामा लेजर के बुनियादी सिद्धांतों से अवगत थे, लेकिन उनके पास ग्रेसर के आसपास वास्तविक राइफल विकसित करने का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। कावासाकी की टीम के अधिकांश शोधकर्ताओं ने पहले नियमित लेजर राइफलों पर काम किया था, इसलिए उन्होंने उन समस्याओं को सक्षमता से सूचीबद्ध किया जिन्हें उन्हें हल करना था। शोधकर्ताओं को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले, ग्रेजर राइफल को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हर बार जब राइफल से किरण निकलती है तो यह बहुत अधिक शक्ति सोख लेती है। टीम को ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना था और एक बेहद मजबूत डिजाइन विकसित करना था जो एक ही बार में बड़ी मात्रा में बिजली को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित कर सके। हथियार को पिघलने से बचाने के लिए उसे अधिकांश ऊष्मा को मोड़ना भी पड़ा। सही सामग्री चुनने में यह डिजाइन समस्या हाथ लगी। नियमित मिश्र धातुएं और सस्ते विदेशी उत्पाद तनाव को संभाल नहीं सके। जमीन और अंतरिक्ष में प्रभावी होने के लिए हथियार को अविश्वसनीय रूप से उन्नत ऊर्जा कोशिकाओं के साथ भी जोड़ा जाना था। समस्याएं असाध्य लग सकती हैं, लेकिन कावासाकी और उनके लोगों ने एक शॉर्टकट अपनाया। बिना किसी शर्मिंदगी के उन्होंने मौजूदा लाइसेंसों की चोरी कर ली और अन्यथा काले बाजार से प्रतिबंधित ब्लूप्रिंट खरीद लिए। उन्होंने हर मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध वरिष्ठ में एक डिजाइनरों की सर्वोत्तम प्रथाओं से उधार लिया। वेस को यह स्वीकार करना पड़ा कि शोधकर्ताओं ने अच्छा चयन किया। पहले प्रोटोटाइप ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन कई गहन परीक्षणों के बाद उन्होंने डिजाइन को पतला कर दिया और इसकी लागत में कटौती कर दी। हालांकि इसकी लागत अभी भी एक नियमित लेजर राइफल से काफी अधिक है, लेकिन प्रतिबंधित हथियार के नवीनतम पुनरावृत्तियों ने आखिरकार इतना अच्छा काम किया कि इसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सके। यदि ये आंकड़े सही हैं, तो छिपे हुए बेस ने पहले ही 1000 से अधिक ग्रेसर राइफलें बेच दी थीं। ग्रेजर राइफलों से लैस समुद्री डाकुओं के झुंड के विचार ने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। इतनी भयानक ताकत आधे गणतंत्र की शिपिंग लेन को पंगु बना सकती है। यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो डॉक्टर कावासाकी ने लाइव परीक्षण का अनुरोध किया। वह किसी भी अन्य पारंपरिक अनुसंधान संगठन की तरह क्लोन मानवों तक का उपयोग करने से संतुष्ट नहीं थे। उनकी सफलताओं ने उनका दबदबा बढ़ा दिया, और एक बार जब उन्होंने जीवित मनुष्यों पर अपने हथियारों का परीक्षण करने की मांग की, तो उनके स्वामी इसका पालन करने के लिए उत्सुक थे। इन पर पीड़ित परीक्षणों से एकत्रित आंकड़ों ने कावासाकी की क्रूर कल्पना को उजागर किया। किसी तरह उसके आकाओं को प्रचुर मात्रा में बंदी हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें सीधे विकिरण से लेकर मोटी मिश्र धातु की दीवार के पीछे आंतरायिक विकिरण के दीर्घकालिक जोखिम का अध्ययन करने तक क्रूर प्रयोगों की एक अंतहीन श्रृंखला के अधीन किया गया था।
विशिष्ट प्रयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बंदी को ग्रासर के अधीन किया गया, अंततः भयानक तरीके से मृत्यु हो गई। गामा किरणों द्वारा उनके डीएनए को पहुंचाई गई क्षति के कारण उनकी कोशिकाएं नष्ट होगी। मानव परीक्षण का कोई मतलब नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने विकिरण क्षति के प्रभावों को पहले ही स्थापित कर दिया है। कावासाकी को इन सुस्थापित तथ्यों की पुष्टि स्वयं करने की आवश्यकता नहीं थी। वेस को एहसास हुआ कि डॉक्टर ने केवल इसलिए ल्यूरिड परीक्षण शुरू किया क्योंकि वे ऐसा कर सकता था। अनुसंधान दल के बाकी सदस्य चिड़ियाघर में बच्चों के एक समूह की तरह ही उतने ही उत्साह के साथ इसमें लगे रहे। शायद इन शोधकर्ताओं ने केवल अपने मानवीय स्वभाव को व्यक्त किया। वे अपने काम के परिणामों को सबसे प्रत्यक्ष और गहन तरीके से देखना चाहते थे। क्लोन किए गए मांस के बांझ टुकड़ों पर उन्होंने जो स्थिर प्रयोग किए, वे धीरे धीरे अंदर से पिघल रहे आदमी की हताश चीखों को हरा नहीं सके। वेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। इसने परित्यक्त बेस की निचली मंजिल पर कुछ अजीब जगहों के बारे में बताया। वे जेलें थीं। जैसे ही प्राइवेसी शील्ड के अत्यधिक पावर ड्रॉ के कारण उनका काम खराब होने लगा, वेस ने अंतिम पृष्ठ बंद कर दिया और सब कुछ बंद कर दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आह भरी। एक वैज्ञानिक भी इतनी गहराई तक उतर सकता है। नीरस शोध नोट्स ने वेस को सचेत कर देने वाली चेतावनी दे दी थी। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर छिपा अंधकार कभी समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब मानवता ने आकाशगंगा के आधे हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली, तब भी अंधेरा फैलता रहा। वेस को क्षण भर के लिए असुरक्षित महसूस हुआ। अपनी आरामदायक सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वे भयानक रूप से उजागर महसूस कर रहा था। आधार नष्ट हो सकता है, लेकिन डिजाइन पहले से ही मौजूद था। समुद्री डाकुओं के पास पहले से ही कई हजार ग्रेसर राइफलें थीं, और अनुसंधान को वित्त पोषित करने वाले अस्पष्ट निगम द्वारा कहीं और अपना उत्पादन फिर से शुरू करने के बाद भी और अधिक आने की संभावना है। कोमोडो स्टार सेक्टर को एक दिन हिसाब का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। मैं एमटीए को सूचित करने की हिम्मत भी नहीं करता। चाहे उन्होंने कितनी भी सावधानियां बरती, उन्होंने पैन गैलेक्टिक संगठन को कम नहीं आंका। वे आकाशगंगा के उन बहुत कम संगठनों में से एक हैं जो मेक डिजाइनर सिस्टम की क्षमताओं से मेल खा सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी शाखाएं भी रिम में बाहर एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न हुआ। कावासाकी के शब्दों को पढ़कर वे इस उदास मूड में आ गया। यह जानकर कि एक शोधकर्ता की इच्छा को पूरा करने के लिए इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उसने उसे इस बात पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि उसे क्या करना चाहिए। यद्यपि वेस को अनैतिक प्रयोगों से उत्पन्न परिणामों का कोई उपयोग नहीं था, फिर भी उसने काफी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सीखा कि किस प्रकार के डिजाइन ऊर्जावान लेजरों के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। उन्हें कई अद्वितीय डिजाइन विचित्रताओं के बारे में पता चला जो किसी भी निर्देशित ऊर्जा हथियार के प्रदर्शन में व्यापक सुधार कर सकते थे। हालांकि वे इसको लाइसेंस प्राप्त डिजाइनों पर नजर रखनी थी। उन्होंने यह भी सीखा कि कॉम्पैक्ट राइफल डिजाइन में किस प्रकार की सामग्री सबसे अच्छी होती है। सामान्य राइफलों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ पारंपरिक मिश्र धातुएं एक सीमा तक पहुंचने के बाद विनाशकारी प्रदर्शन करने लगती हैं। यह जानना कि उसे किन सामग्रियों पर ध्यान देना चाहिए, वेस के लिए पहले से ही एक बड़ा लाभ था। आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंचे। जो हो गया सो हो गया। मैं इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यह सब मायने रखता है कि मेरे पास वर्तमान में एक प्रति है। चूंकि यह पहले से ही मेरे हाथ में है, इसलिए मैं उनका उपयोग भी कर सकता हूँ। शायद मैं उन जिंदगियों को छुटकारा दिला सकता हूँ जो अन्याय से मर गईं। उनकी कुछ हद तक महान आकांक्षाओं ने उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें एक अजीब मानसिक स्थिति में धकेल दिया। वेस ने अपने विचारों को त्याग दिया और उस मिथक की रचना करना शुरू कर दिया जिसका उपयोग वह अपने राइफलमैन डिजाइन के लिए करेगा। इसमें दिल होना चाहिए। डॉक्टर
कावासाकी और उनके जैसे लोगों ने क्रूर और हृदयहीन व्यवहार किया था। वेस चाहते थे कि उनका लेजर राइफलमैन एक ऐसा डिजाइन हो जो न्याय और करुणा का आह्वान करे। एक इनामी शिकारी, अपराधियों का शिकारी, ऐसा पेशा पाप करने वालों के लिए मौत लेकर आया। हो सकता है कि वे सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा का आनंद न लें, लेकिन उन्होंने कम से कम उस गंदगी को दूर करके समाज में योगदान दिया जिसने इसे कलंकित किया। वेस एक दयालु इनामी शिकारी की अवधारणा लेकर आए। उसने पहले ही इनामी शिकारी की काल्पनिक जीवनी भरना शुरू कर दिया था। एक भगोड़े के रूप में उसकी कठोर युवावस्था और बाद में अपने शिकार की निरंतर खोज के लिए वेस ने उसे डॉग वन नाम दिया। वह प्रशिक्षक ही उसी मध्ययुगीन काल्पनिक दुनिया में रहता था, जबकि उत्तरार्ध धर्मी और शक्तिशाली लोगों के बीच रहता था। डॉग वन ने एक विरल अस्तित्व बनाया जहां उसने अपने लक्ष्य के पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करने के लिए अपना अधिकांश पैसा दान कर दिया। खुद एक भीषण घटना से बच्चे डॉग वन ने हर हत्यारे को न्याय के कठघरे में लाना अपने जीवन का मिशन बना लिया। सजा देने का उनका पसंदीदा साधन उनके मंत्रमुग्ध क्रॉसबो का उपयोग था। उन्होंने अपने लक्ष्यों को अचूक सटीकता से भेदा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हथियार ने कितने बोल्ट दागे, वे सभी अपने निशाने पर लगे। वह शुरू में अपने हथियार के साथ बहुत अच्छा नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगातार काफी अभ्यास करना पड़ा। वे सेल बैक स्टोरी का उपयोग अपने एक्स फैक्टर को सुधार के लिए जिद्दी दृढ़ता में आकार देने के लिए करना चाहते थे। यह अब मनोरंजन के बारे में नहीं है, यह न्याय प्रदान करके स्वयं को मुक्त करने के बारे में है।